हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मनरेगा का पार्ट 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के अंदर मनरेगा से चीज़ें शुरू करी हैं और मनरेगा का जो फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि पहला वाला जो वीडियो था उसमें मनरेगा का इंट्रोडक्शन, परिचय समझा था। उसका पूरा परिचय समझने के बाद हमने उससे संबंधित पूर्व में यानी कि 2017 में, वर्ष 2017 में जो पटवारी की परीक्षा में जो 33 प्रश्न आए थे उनको भी हमने हल किया था उस डेटा के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वो वीडियो देखा होगा और उसके बाद वो 33 प्रश्न भी लगा लिए होंगे, वीडियो में हमने साथ में लगाए थे। तो आपको वो डेटा अब आपके माइंड में होगा, यानी कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और वो एक नंबर आपका 100% वहाँ से पक्का हो गया है। आज के इस पार्ट 2 ये भी मनरेगा से संबंधित है। इस पार्ट में यानी कि इस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनरेगा के सामने कौन कौन सी मुख्य रूप से चुनौतियां हैं और गवर्नमेंट ने उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। और इस पूरी प्रोसेस में हम ये भी समझेंगे कि हमारी इस वर्ष जो परीक्षा आयोजित होगी, चाहे वो 2022 में हो चाहे वो 2023 में हो, उस परीक्षा में, उस एग्जाम में आज के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। बाद में देखते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम क्लास को शुरू करते हैं चुनौतियों से। देखिए, मनरेगा की मुख्य रूप से जो चुनौतियां हैं वो अगर हम कैटेगराइज करें तो जो फर्स्ट वाली चुनौती है वो ये है कि मनरेगा के अंदर हमने समझा था कि मनरेगा के अंदर क्या होता है कि गांव में जो ग्रामीण होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। वो जब रोजगार पाते हैं फिर वो गांव में किसी न किसी प्रकार का विकास कार्य करते हैं, चाहे तो किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, चाहे तो किसी तालाब को बनाते हैं, चाहे तो किसी नहर को बनाते हैं। ग्राम पंचायत जो भी प्रस्ताव पारित करती है उसके अनुसार वहाँ पर चीज़ें घटती हैं और वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बन के तैयार होती है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि ग्राम पंचायत में, किसी ग्राम पंचायत में मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा के द्वारा एक बिल्डिंग खड़ी की गई है। ठीक, तो पहले क्या होता था जब ये चीजें शुरू नहीं की गई, उससे पहले जब ये सिस्टम लागू नहीं था तब क्या होता था कि बिल्डिंग वास्तविकता में खड़ी नहीं होती थी। बिल्डिंग सिर्फ कागजों में खड़ी होती थी और बिल्डिंग को कागजों में खड़ी करके उसको पेमेंट उसका पास करवा लिया जाता था, उसका फंड पास करवा लिया जाता था और वो मतलब कि आपस में बांट लिया जाता था। इस प्रकार से करप्शन इसमें होता था, जिसको कम करने के लिए एक सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई। उनका जो मुख्य उद्देश्य था सरकार का कि इस चीज को किसी न किसी प्रकार से ओवरकम किया जाए, कम किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चूंकि मनरेगा जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर मनरेगा आता है। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो इसरो के पास गए। इसरो जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्था है, इसरो जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसके पास गए। उसके पास जाके इन्होंने बोला कि हमको एक ऐसी एप्लीकेशन बना के दीजिए कि अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो उस बिल्डिंग का फोटो भी खींचना हो, उस बिल्डिंग का फोटो खींचा जाए प्लस उसकी लोकेशन के आधार पे खींचा जाए। भारत के किसी भी कोने में मनरेगा के माध्यम से अगर कोई बिल्डिंग क्रिएट की जाए तो उसका फोटो खींचा जाए और वो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से खींचा जाए। इस प्रकार से चीज़ें उसमें सिस्टम डाले जाए, ऐसी एप्लीकेशन हमको तैयार करके दीजिए। इसरो के पास इसलिए गए क्योंकि इसरो जो है वो सैटेलाइट वाला माध्यम पूरा संभालता है। इसरो के माध्यम से ही सैटेलाइट से चीज़ें मैनेज की जाती है और इस चीज़ के लिए जो चीज़ गवर्नमेंट चाह रही थी उस चीज़ के लिए सैटेलाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ये उनको पता थी। तो वो इसरो के पास गए। इसरो ने ये समझा कि सैटेलाइट तो हमारे पास है लेकिन हमको मैप की आवश्यकता भी लगेगी, है ना। गांव के किसी कोने में है तो वो किस जगह है उसके लिए नक्शा भी तो होना चाहिए। उस नक्शे के लिए वो गए मैप माई इंडिया, एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि नक्शे से संबंधित काम भारत में देखती है। तो कहने का मतलब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये परिचय था इसका कि इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन दोनों के बीच में एक MOU
जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं समझौता ज्ञापन। इसरो में और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है हमारा देश का, इन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ, समझौता हुआ, एक टाइप हुआ। उस टाइप में ये बात की गई कि एक एप्लीकेशन बनाइए। उन्होंने यानी कि इसरो ने और इन्होंने आपस में मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई, मोस्ट IMP टर्म भुवन। इसका नाम है भुवन। तो भुवन एक एप्लीकेशन बनाई गई। इस एप्लीकेशन की क्या खासियत थी? इस एप्लीकेशन की खासियत थी कि ये जियो स्पेशियल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म या वेब पोर्टल है। हिंदी में जियो स्पेशियल को बोलते हैं भूस्थानिक, जो कि किसी लोकेशन, किसी जगह की लोकेशन से संबंधित है। और इसको इसरो और मैप माई इंडिया नाम की संस्थाएं आपस में मिलकर उनके कोलैबोरेशन से ये चीज कंप्लीट हुई है। 4 भाषाओं में ये चीज अवेलेबल है, यानी कि भुवन जो है वो 4 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। इसकी जो मुख्य खासियत है, ये भौगोलिक जानकारी के आधार पर जियो टैगिंग करता है मनरेगा के अंदर। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि चीज़ों को वास्तविक स्थिति में चीज़ें नहीं थी, कागजों में थी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब क्या हो गया है कि अब किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई चीज़ बनती है तो इस भुवन के माध्यम से, इस भुवन के माध्यम से उस चीज़ का फोटो खींचा जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ऐसा नहीं कि किसी के मोबाइल में फोटो खींच के लाए फिर उस फोटो का फोटो ले लिया, इससे नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग किसी और जगह बैठे रहेंगे, बिल्डिंग किसी और जगह है, तो यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग होगा, जो बिल्डिंग है वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, उसकी लोकेशन कहने का मतलब अलग होगी। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ही फोटो खींचना पड़ती है इसके अंदर। तो इससे क्या हुआ, इससे जो काफ़ी हद तक चीज़ें, जो ये चुनौती थी, ये कम हो गई। अब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे बनती भी है और उसको डालना भी पड़ता है, वो दिखती भी है। तो ये जो कागज़ के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उसको ओवरकम किया गया। हमको ये याद रखना है कि मनरेगा के अंदर जो भुवन है, भुवन एप्लीकेशन है या भुवन वेब पोर्टल जो है, ये मनरेगा से संबंधित है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस पूरी बात में यही थी कि एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि इनमें से क्या मनरेगा से संबंधित है, तो आंसर लगेगा भुवन। आंसर ये भी लग सकते हैं, लेकिन हमने पहला पोर्टल कौन सा पढ़ा है? भुवन पोर्टल। क्या काम है? जियो टैगिंग करना मनरेगा की। आपको 2 चीजें याद रखनी है। जियो टैगिंग करना मनरेगा की किसके माध्यम से? भुवन ऐप के माध्यम से या भुवन वेब पोर्टल के माध्यम से मनरेगा की जियो टैगिंग करना। जियो टैगिंग क्या होता है? लोकेशन के आधार पर चीज़ों को फोटो खींचना और आगे पहुंचाना गवर्नमेंट के पास। बात क्लियर है? पहली चुनौती आपने ये देख ली। दूसरी चुनौती जो थी वो थी लोगों के उपस्थिति से संबंधित, अटेंडेंस से संबंधित। होता क्या था कि 100 लोग आते नहीं थे काम करने के लिए ग्राउंड पे, लेकिन कागजों में उसकी उपस्थिति दर्शा दी जाती थी कि 100 लोग काम पे आए हैं और 100 लोगों का फंड पास करवा लिया जाता था ऊपर से, और फिर वो फंड आपस में बांट लिया जाता था। तो ये इससे क्या हुआ? इससे भी गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था और जिन लोगों को वास्तविकता में चीज़ें जानी चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंच रही थी। दूसरी चुनौती का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम रखा NMMS। ये पोर्टल बनाया गया मनरेगा के लिए। मनरेगा में किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, N फॉर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है। NMMS पोर्टल जो है, इसका उपयोग मनरेगा में जो श्रमिक आते हैं उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो भी पर्टिकुलर गांव के संबंधित रोजगार सहायक जो होते हैं, ग्राम के रोजगार सहायक जो होते हैं, या वहाँ के और भी जैसे बैकफुट टेक्नीशियन जो भी वहाँ पे अवेलेबल हो, उस वार्ड का जो प्रमुख हो, उनके मोबाइल में इनको ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। उसके बाद इनको एक दिन में 2 बार अटेंडेंस लेनी होती है। सबसे फर्स्ट वाली अटेंडेंस तब लगती है जब व्यक्ति काम पे आता है, दूसरी अटेंडेंस, दोनों ऑनलाइन लगती है, दूसरी अटेंडेंस तब लगती है 12-1 बजे के बाद। तो 2 अटेंडेंस ऑनलाइन लगती है। इससे जो कागजों में अटेंडेंस, फर्जी अटेंडेंस जो लग रही थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी ही हो गई है।
तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि NMMS पोर्टल जो ये एप्लीकेशन है, इसका उपयोग अटेंडेंस लगाने के लिए किया जाता है। किसके अंदर? मनरेगा के अंदर। जन मनरेगा एक तरह से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि प्लेटफॉर्म उस पे प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वहां से कोई भी व्यक्ति जन मनरेगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है काम मांगने के लिए। उसको कहीं किसी दुकान पे, कंप्यूटर की दुकान पे या कहीं कहीं जाने की आवश्यकता इससे नहीं होती है। तो लोगों की सुविधा के लिए, ग्रामीणों की सुविधा के लिए जन मनरेगा पोर्टल शुरू किया गया, एप्लीकेशन शुरू की गई है। तो आप ये भी समझे। उसके बाद एट द लास्ट है ई सक्षम पोर्टल। ई सक्षम पोर्टल का काम क्या है कि इतनी सारी फैसिलिटी भुवन भी बना दिया आपने NMMS पोर्टल भी बना दिया, ये अटेंडेंस वाले एप्लीकेशन भी बना दी है, लेकिन इनको ऑपरेट करेंगे कैसे? ठीक है, आप ट्रेनिंग देंगे, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे? ठीक है, तो होता क्या है कि ये ट्रेनिंग लेने के लिए ये चीज़ें कैसे काम करती है, इसकी ट्रेनिंग के लिए या इसको सीखने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है। उसका नाम है ई सक्षम पोर्टल। तो ई सक्षम पोर्टल का क्या काम है या उसका क्या उपयोग है? ई सक्षम पोर्टल का उपयोग है कि मनरेगा से संबंधित जो ये पोर्टल बनाए गए हैं या एप्लीकेशन बनाई गई है, इनका उपयोग कैसा करना है वो वहां से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाके सीख सकता है। तो अभी जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है? हमने भुवन पढ़ा है, हमने NMMS पोर्टल पढ़ा है, हमने जन मनरेगा पढ़ा है, हमने ई सक्षम पोर्टल पढ़ा है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा उसके ऊपर अगर हम बात करें इन शॉर्ट में, तो एग्जाम में प्रश्न यह आ सकता है कि NMMS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लगा ही देंगे ऊपर देख के। एग्जाम में यह आ सकता है कि भुवन क्या है, तो आपको लगाना है कि भुवन जियो टैगिंग करने के काम में आता है। काई की मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की, मनरेगा के अंदर जितने भी असेट्स क्रिएट किए गए हैं उसके लिए जियो टैगिंग करने के लिए भुवन काम में आता है। लैंग्वेजेस मुझे लगता नहीं इतना डीप में जाएंगे। ठीक है, तो भुवन, NMMS, जन मनरेगा, ई सक्षम पोर्टल का क्या काम है? ई सक्षम पोर्टल का काम है चीज़ों को सीखना। अब हम चलते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और चीज़ों को समझते हैं कि और चीज़ें क्या क्या हुई है। अब देखिए, अब देखते हैं युक्त धारा पोर्टल क्या है। युक्त धारा पोर्टल सेम टू सेम भुवन पोर्टल जैसा है। भुवन पोर्टल मनरेगा के लिए काम में आता है और युक्त धारा पोर्टल जो है वो कृषि से संबंधित काम कार्यों के लिए, जल संरक्षण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए युक्त धारा पोर्टल काम में आता है। जब युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया उसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जो हैं श्री गिरिराज सिंह, ये भी मौजूद थे। इनके साथ परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका उत्तर लगेगा श्री गिरिराज सिंह। और हमारे मध्य प्रदेश में पंचायती राज मिनिस्टर कौन हैं? तो इसका उत्तर लगता है श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। इस वीडियो को खत्म जब करेंगे तब यहाँ पे मंत्रियों की लिस्ट और उनके फोटो लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस डेटा को अपनी नोट्स में उतारेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। भुवन जैसा ही है जिसके अंदर कृषि एवं अन्य योजनाओं के आंकड़े उपस्थित रहते हैं युक्त धारा पोर्टल में, जिससे आगामी यानी कि आने वाली योजनाओं को बनाने में आसानी होती है। क्योंकि जो योजना बनाने वाले जो होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन के जो व्यक्ति होते हैं, वो इस पोर्टल पर आंकड़े देखते हैं। आंकड़े देख के वो अन्य योजनाएं किस प्रकार से बेहतर की जा सकती है उसके ऊपर काम किया जाता है। आगे हम देखेंगे, युक्त धारा पोर्टल हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं लोकपाल एप्लीकेशन। लोकपाल एप्लीकेशन है एक, इसको भी केंद्रीय जो हमारे ये मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, इन्होंने ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? लोकपाल। इस एप्लीकेशन का काम है कि शिकायतों का निवारण करना। शिकायतें किसी भी प्रकार से प्राप्त हो रही है, अगर शिकायतें जनसंचार के माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है तो भी उनका निवारण करना, या भौतिक रूप से फिजिकल रूप में अगर शिकायतें मिल रही है तो भी उसका निवारण करना। कुल मिला के लोकपाल एप्लीकेशन का जो काम है वो क्या है? शिकायत निवारण करना। इस शिकायत निवारण करने के संबंध में हर जिले में एक लोकपाल अधिकारी नियुक्त किया जाता है
जिसका काम है कि शिकायतों पर अपना संज्ञान लेना और उसका जो भी बेहतर समाधान हो सकता है वो करना। तो लोकपाल एप्लीकेशन हमने समझी। अब हम समझते हैं उन्नति प्रोग्राम, उन्नति प्रोजेक्ट। उन्नति प्रोजेक्ट को भी किसने लॉन्च किया है? श्री गिरिराज सिंह। ये क्या है? ये केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, ये उस प्रकार के मंत्री हैं। इस उन्नति प्रोग्राम का क्या काम है पहले वो समझिए, ये क्या चीज़ है। ये एक स्किल्ड प्रोग्राम है। इसके अंदर कौशल सिखाया जाता है, किसी न किसी प्रकार की कला सिखाई जाती है, साथ में स्वरोजगार मतलब कि अपना खुद का बिजनेस कैसे किया जा सकता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है उन्नति प्रोजेक्ट के द्वारा। ट्रेनिंग में प्राथमिकता का भी स्तर तय किया गया है कि ट्रेनिंग में प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो इस ट्रेनिंग में जो प्राथमिकता दी जाती है ना, वो प्राथमिकता दी जाती है सक्रिय वर्कर का 20%। यानी कि मनरेगा के अंदर कितने सक्रिय जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्रिय रोजगार पाने वाले जो श्रमिक हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक्टिव वर्कर जितने भी हैं, उनका 20% को क्या दिया जाता है? उन्नति की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्नति की ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है? स्वरोजगार मतलब कि मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, इस प्रकार के जैविक खाद के ऊपर अगर कोई रोजगार हो गया उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, कोई सिखाया जाता है, स्किल सिखाई जाती है। और किसको प्रायोरिटी दी जाती है? जो मनरेगा के अंदर जो एक्टिव वर्कर हैं जितने भी, उनके 20% को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, उसके अलावा एक चीज़ और कि प्राथमिकता का स्तर नापने के लिए 100 दिन का रोजगार भी पूरा करना चाहिए। वो जो एक्टिव वर्कर हैं उन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया हो और उसमें से फिर वो 20% निकाल लेते हैं इसमें ट्रेनिंग देने के लिए। अभी तक हाल फिलहाल में 18,166 उम्मीदवारों को ट्रेंड किया जा चुका है और 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, यानी कि 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। 18,166 लोग ट्रेनिंग पा चुके हैं, जो कि अभी वर्तमान में काफ़ी अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे, हमने ये कर लिया है 18 से 45 साल का ये बचा है, यानी कि इस उन्नति प्रोजेक्ट के लिए 18 से 45 साल की आयु होनी चाहिए। हम श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश को बारे में बात करने से पहले हम लोग जो पढ़ा है हमने इसको एक बार देख लेते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये याद रखना है कि युक्त धारा जो पोर्टल है उसको केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे, कौन से, पंचायती राज और ग्रामीण विकास वाले श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था और जितेंद्र सिंह भी थे, इन्होंने भी लॉन्च किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जो है देखना है, जितेंद्र सिंह का नाम आएगा तो ये लग जाएंगे, केंद्रीय मंत्री का नाम आएगा तो वो लग जाएंगे। वैसे तो केंद्रीय मंत्री वाले जो हमारे ये हैं, कौन से, गिरिराज सिंह, यही हमको उत्तर लगाना है अगर आता है तो। इसका क्या काम है? भुवन जैसा ही ये है। उसके अलावा लोकपाल ऐप से क्यों लाए गए? लोकपाल एक, मनरेगा में कोई शिकायत हो आपको, किसी भी योजना में जो पंचायत स्तर पर चली आ रही है उसमें अगर कोई शिकायत हो तो वो लोकपाल एप्लीकेशन लाई गई है। किसने लॉन्च करी दोबारा से? केंद्रीय मंत्री जी ने। कौन से केंद्रीय मंत्री जी? पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास वाले जो मंत्री जी हैं वो। उसके बाद उन्नति प्रोजेक्ट क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया क्योंकि रोजगार देते, मतलब कि सरकार को लग रहा था कि लोग रोजगार के ऊपर ही डिपेंड ना हो, यानी कि मनरेगा के ऊपर ही डिपेंड ना हो, खुद रोजगार क्रिएट कर पाए, खुद कोई ऐसी स्किल सीखे जिससे खुद का रोजगार वो करे। तो सरकार ने इस दिशा में, इस चुनौती के बारे में समझा, तो सरकार ने उन्नति प्रोजेक्ट लेके आ गए कि लोगों को ट्रेन किया जाए पहले। उसमें भी किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है? जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है और एक्टिव वर्कर हों, और एक्टिव वर्कर का 20% 18 से 45 साल की उम्र उनकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसको पढ़ ही लेंगे, अपने नोट्स में उतार ही लेंगे। अब हम बात करते हैं एट द लास्ट, मध्य प्रदेश के अंदर जब कोरोना आया, हमारे देश के अंदर जब कोरोना आया तो मई के आसपास की ये बात है। तो उस वक्त क्या हुआ कि श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना के वक्त हमारे देश के, प्रदेश के बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों के जो रहवासी थे, जो निवासी थे, वो दूसरे राज्यों में थे। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो निवासी, जो भी थे लोग, जो गांव के व्यक्ति थे, वो दूसरे अन्य प्रदेशों में, अन्य शहरों में क्या करने गए थे? रोजगार करने ही गए थे, बाहर काम करने गए थे। अब चूंकि कोरोना लग गया तो उनकी सारी फैक्ट्रियां, जहां वो काम करते थे, वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। वो फैक्ट्रियां बंद हो गई तो वहां से वो कहाँ आए? घर पे आए। अब उनकी तो आजीविका एक तरह से खत्म हो गई ना।
तो उनकी आजीविका जीविका मतलब कि वो तो फैक्ट्री जा नहीं रहे, तो अब कैसे कमाएंगे, कैसे अपना घर खर्च चलाएंगे। तो सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह जी चौहान ने क्या किया कि एक योजना चालू करी कोरोना के वक्त, मनरेगा के अंतर्गत ही। उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश। इसमें क्या किया गया? इसमें जो भी व्यक्ति बाहर से आए थे उस टाइम पे, जब बाहर काम कर रहे थे कोरोना के वक्त और वो अपनी ग्राम पंचायत में आके रहने लग गए थे, तो उनके जॉब कार्ड बनाए गए, और उसके बाद उनको भी रोजगार इसके अंदर दिया गया। यही श्रम सिद्धि अभियान था। हमने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक, स्टार्टिंग से लगा के एंड तक में, ये सब कुछ मनरेगा से कहीं ना कहीं से लिंक है। तो आप कहीं भी मनरेगा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये सब कुछ चीज़ें चलनी चाहिए। हम अगली क्लास में मिलेंगे अब, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्लास 3 होगी, मनरेगा के ऊपर होगी, और फिर मनरेगा खत्म करेंगे। उस क्लास में हम बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें बची हुई है। अब जो चीज़ें आएंगी अगली क्लास में वो फैक्चुअल बातें होंगी, ठीक है। जैसे हम लोग बजट के ऊपर बात करेंगे, इस प्रकार के एक्टिव वर्कर कितने हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इस प्रकार की बातें करके फिर हम लोग मनरेगा को ख़त्म करेंगे। तो तीसरी क्लास जब खत्म हो जाएगी और तीसरी क्लास तक के नोट्स आपकी कॉपी में आएंगे, हो जाएंगे कंप्लीट, तो मुझे लगता है शायद कोई प्रश्न ना छूटेगा अब, ठीक। और यही अपनी कोशिश रहेगी। अब आप यहाँ पे ये मंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप आपका नोट्स बना रहे होंगे। आप नोट्स साथ साथ में बनाते हुए चलना। ये नोट्स आपकी आखिरी में एग्जाम से एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके नोट्स में मान लीजिए 50 पेज या 60 पेज या 100 पेज होंगे ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप 4-5 घंटे में वो 100 पेज पलट देंगे एग्ज़ाम से पहले, और वो की होगी सक्सेस की, उससे नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर नोट्स नहीं होंगे तो ये वीडियो में सुन के फिर पता पड़ा कि 15 दिन बाद सब कुछ गायब हो गया, फिर वीडियो देखने आ रहे हैं। तो नोट्स में उतारेंगे हम लोग हर चीज़ को, और आप नोट्स बना रहे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। रीजनिंग की क्लास अब आएगी और मैथ्स की क्लास भी अब आएगी, और इस पंचायती राज की जो अपना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो ये मनरेगा वाली जो क्लास है, ये अब संडे को आएगी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।